प्यारे बच्चों नमस्कार। इस फाइल में अपन देखेंगे आर्टिकल नंबर 118, जिसके तहत क्या पढ़ेंगे अपन, प्रक्रिया के नियम। प्रक्रिया के नियम में क्या आएगा कि संसद के दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो उनमें कोई नियम जरूरी है। कैसे नियम? जिस नियमों के अनुरूप वो पूरा सदन चलेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो संसद के सदनों के कार्य संचालन के लिए जो नियम है वो अनुच्छेद 118 है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्या है, एक आर्टिकल 77 है जिसमें कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। आर्टिकल से भारत सरकार के कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। ठीक है। आर्टिकल 77 अपन ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पढ़ा था। तो वो क्या है कि जैसे कैसे मंत्रालय होंगे, कौन कौन उसका मिनिस्टर होगा, कौन कौन क्या काम करेगा। तो भारत सरकार, इसका भारत सरकार के कार्यों से मतलब है ना, भारत सरकार कैसे काम करेगी। और ये नियम कौन बनाता है? ये राष्ट्रपति बनाता है। भारत सरकार के कार्य के संचालन के नियम राष्ट्रपति बनाता है आर्टिकल 77 के तहत। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं आर्टिकल 118, जिसका संबंध है संसद के कार्यों का संचालन, ना कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन। तो ये आर्टिकल जानना बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन घूमता है। भारत सरकार के कार्यों का संचालन से संबंधित आर्टिकल 77 के तहत, आर्टिकल 77 के तहत भारत सरकार के कार्यों के संचालन के नियम बनाता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। फिर संसद के जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उनके कार्यों के संचालन के लिए नियम संबंधित सदन बनाता है, मतलब संसद बनाती है एक तरह से, है ना। संसद का प्रत्येक सदन अपनी, ठीक है, अपनी लोकसभा अपने बनाती है, राज्यसभा अपने बनाते हैं नियम। ठीक है। वो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 118। तो ध्यान रखना है, 177 में भारत की बात है, भारत सरकार की बात है, 118 में संसद के सदनों की बात है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। तो एक ये बेसिक डिफरेंस है, अपने को पता होना चाहिए। ठीक है। तो 118 में ये लिखा हुआ, प्रक्रिया के नियम, संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और उसके कार्य संचालन के विनियम के लिए नियम बना पाएगा। ठीक है। नियम, कानून नहीं, नियम। ठीक है। यूं फिर क्या है, ये तो ये हो गया। अब बिंदु संख्या 3 में अपन पढ़ते हैं कि जो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, उससे संबंधित कोई नियम बनाने होते हैं, तो वो नियम कौन बनाता है? वो राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है। तो भारत सरकार के लिए नियम राष्ट्रपति, संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग 108 में जो अपन ने पढ़ा था उसके लिए नियम राष्ट्रपति। वैसे अपन ने पढ़ा था कि 108 में जो अपन देखते हैं संयुक्त बैठक, वो बुलाता भी कौन है? वो राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है? पीठासीन लोकसभा अध्यक्ष। जैसे मैंने बताया था, वो नहीं हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष, वो नहीं हो तो राज्यसभा का उपसभापति, वो भी नहीं हो तो जो उपस्थित सदस्य है वो निर्णय लेंगे कि भैया कौन है, अपन नहीं डिसाइड करेंगे कौन है। समझ गए कैसे? ठीक है। तो संयुक्त बैठकों के संबंध में नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। तो ये बेसिक एक 118 नंबर आर्टिकल है। ठीक है। तो ये साधारण भाषा में लिखा हुआ ये है। फिर अपन देखते हैं कि संसद कार्रवाई के साधन, है ना, आर्टिकल 118। तो देखो ये रूल्स बने हुए हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, ऐसी राज्यसभा का बने हुए हैं। ठीक है। ये जो बुक्स, रूल बुक्स जो है उसकी पीडीएफ का फर्स्ट पेज ही है। तो ऐसे मैंने आपको दिखाया ये। ठीक है। ये हो गया। ठीक। फिर अब अपन देखते हैं कि अब जैसे रूल्स बने हैं तो इसमें रूल्स हैं काफी, तो रूल्स ऐसे पढ़े जाते हैं, जैसे रूल 32 है, रूल 97 है, रूल 98 है, रूल 184 है, रूल 194 है। ठीक है। रूल 377 है, रूल नंबर है ना। ऐसे जैसे अपने आर्टिकल चलते हैं आर्टिकल 118, ऐसे ही रूल बुक के अंदर रूल नंबर चलता है। तो कुछ प्रमुख अपन रूल्स पढ़ेंगे जिनकी बहुत ही ज्यादा मतलब चर्चा रहती है करंट अफेयर्स में, वो कह लो, एग्जाम की दृष्टि से देख लो, कैसे भी, है ना। तो वो देखते हैं अपन। तो रूल नंबर 32 के तहत सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रश्न काल, है ना। क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है। क्वेश्चन आवर, आप जैसे नाम है वैसा ही काम है कि क्वेश्चन आवर की भाई, जैसे मुझे पूछना है कि हाँ भाई कि फलाना जगह जैसे आपदा हुई तो सरकार ने क्या किया, कोई मंत्री पूछ सकता है ना। वहां रेल दुर्घटना हुई तो फिर रेल सुरक्षा के लिए क्या किया रेल मंत्री ने। कोरोना का वहां विस्फोट हुआ तो वहां क्या किया गया। शिक्षा का वहां सुधार है तो वहां क्या किया। बाल विवाह की वहां कुपोषण की कहीं शिकायत आई तो वहां क्या हुआ। भूखमरी की शिकायत आई तो वहां क्या हुआ। तो प्रश्न पूछने का अधिकार है ना। तो जो अपन कार्यपालिका देखते हैं, मतलब मिनिस्टर जो देखते हैं, तो उनके ऊपर संसद का किस तरह से नियंत्रण रहे, जिसको अपन संसदीय नियंत्रण प्रणाली बोलते हैं, उसका एक अभिन्न अंग है प्रश्न काल, है ना। प्रश्न पूछना। ठीक है ना। तो इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे क्वेश्चन आवर। तो ये किस नियम के तहत पूछे जाते हैं? रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा की बात करें अपन 32 में, है ना। ज्यादातर ये रूल्स मैंने लोकसभा के कोट किए हुए हैं। ठीक है। तो रूल नंबर 32 के तहत लोकसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये रूल सारे याद करना जरूरी नहीं है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक दो रूल पूछे जाते हैं वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना। तो प्रश्नकाल, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रश्नकाल क्या होता है
और किस सदन में कब से कब क्या होता है। तो देखो एक्चुअली क्या था, सन 2014 से पहले, सन 2014 से पहले सब कुछ सेम था। सन 2014 से पहले लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सिस्टम सेम था। जो टाइमिंग प्रश्नकाल के लोकसभा में थे वही टाइमिंग राज्यसभा में थे। लेकिन सन 2014 से ये चेंज हो गया है ना, लोकसभा और राज्यसभा के प्रश्नकाल और शून्यकाल का टाइमिंग चेंज हो गया। ठीक है, ये 14 से क्यों हुआ, क्योंकि मोदी जी प्रथम बार आए थे, सरकार बनाई थी, तो उनका कहना था कि भाई ऐसे राज्यसभा के अंदर पहले रखो, लोकसभा के अंदर प्रश्नकाल पहले, राज्यसभा के अंदर प्रश्नकाल बाद में। अभी मैं बताऊंगा आपको। तो मोदी जी ऐसे माना था कि इससे फिर राज्यसभा की जैसे कार्यप्रणाली में बेहतर होगी, उनका मानना था ऐसा, और फिर नो डाउट हुई भी। तो 2014 से कार्यप्रणाली चेंज की गई है ना। ये अभी हम देखते हैं, तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये न्यू दिल्ली इन अपरेंट मूव टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा। तो सिर्फ 2014 के अंदर राज्यसभा के टाइमिंग में चेंज की गई है ना, और 2000 समय से परिवर्तित समय सारणी राज्यसभा क्वेश्चन आवर 0 आवर टाइमिंग चेंज, केवल राज्यसभा के चेंज हुए थे 2014 में, लोकसभा के एज इट इज थे। कहने का मतलब 2014 से पहले दोनों के टाइमिंग सेम थे, फिर राज्यसभा के चेंज कर दिए। अब ये टाइमिंग किसके थे, ये टाइमिंग यहां बने हुए हैं, प्रश्नकाल और शून्यकाल। ठीक है ना, टाइमिंग यहां बने हुए हैं अपने प्रश्नकाल और शून्यकाल। तो प्रश्नकाल तो आप देख रहे हैं, प्रश्न आवर आर्टिकल रूल 32 के तहत है ना। एक तो होता है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल में तो प्रश्न पूछेंगे, और शून्यकाल वो होता है कि जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई डिस्कशन हो सकता है जो कि पीठासीन अधिकारी अलाउ करे। तो पहली बात तो है कि शून्यकाल इसको बोला क्यों जाता था, है ना। 2014 से पहले शून्यकाल से क्या मतलब था, जैसे अपन लोकसभा में देखते हैं, लोकसभा के अंदर प्रश्नकाल होता है वो 11 से 12 होता है। फिर चूंकि जैसे अपन जैसे देखते हैं कि घड़ी जैसे अपने यूं होती है, यहाँ ये 12 बजते हैं, ठीक है, ये अपने 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है, घड़ी यूं चली ऐसे। तो ये 12 से शुरू होती है, 12 के बाद 1 2 ऐसा आता है। तो चूंकि 0 के बाद 1 आता है, तो इस 12 को 0 मान लिया गया है ना। तो 0 से 1 की तरफ जो समय आता है ये वाला 0 से 1, 12 को 0 मान लिया, तो 0 से 1 जो आया तो शून्यकाल से 1 है ना, 0 से 12 को 0 मान लिया, 0 से 1 आया, 1 से 2 ऐसे। ठीक है, तो इसलिए जो शून्यकाल था उसको शून्यकाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 12 मतलब शून्य से स्टार्ट होता था, इसलिए। लोकसभा में तो अभी भी होता है, तो प्रश्नकाल तो होता था 11 से 12, लोकसभा में अभी भी जो होता है पहले प्रश्नकाल होता है वो 11 से 12 होता है, फिर 12 से 1 शून्यकाल होता है। शून्यकाल को शून्यकाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 12 को शून्य समान माना जाता है, कि घड़ी का जैसे अपन देखते हैं ना, घड़ी का चालू करते करते अपन घड़ी को सबसे पहले तो वो 12 से ही स्टार्ट होती है, 12 के बाद आके फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर वापस 12 से शुरू, तो 12 को 0 माना, क्योंकि वैसे न्यूमेरिक में देखते हैं तो 0 से स्टार्ट होती है चीजें ऐसे। ठीक है, ऐसे तो इसलिए शून्यकाल। तो लोकसभा में प्रश्नकाल कब, 11 से 12, शून्यकाल कब, जस्ट उसके बाद 12 से 1। अब 2014 से राज्यसभा के अंदर क्या है, 11 से 12 पहले शून्यकाल है, ये देखो ये शून्यकाल ऐसे आ गया, ठीक है ना, ये ऐसे मैच कर रहा है। तो राज्यसभा के अंदर 11 से 12 पहले शून्यकाल है, देन प्रश्नकाल है, ठीक है ना। और 2014 से पहले जो राज्यसभा के लिए था वही लोकसभा के लिए था, यही थी चीजें। लेकिन 2014 से ये चीजें चेंज हो गई है। अब 2014 से क्या, लोकसभा के लिए पहले प्रश्नकाल है फिर शून्यकाल है, राज्यसभा में पहले शून्यकाल है फिर प्रश्नकाल है। पहले का मतलब है 11 से 12, बाद का मतलब 12 से 1। ठीक है, ये है। तो जैसा भी अब क्वेश्चन आए वैसा अपन को लगाना है। ठीक, हो सकता है कि आप जैसे कोई पुराना पेपर देखो 2012 का, उसमें आएगी राज्यसभा के अंदर प्रश्नकाल कब होता है, तो उस समय तो भाई 11 से 12 ही लिखा रहेगा, आज की तारीख में हो तो 12 से 1 है कि नहीं, 2014 के बाद तो एग्जाम तो 14 में ही हो गया ऐसे। तो जैसा भी हो वैसा अपने को देखना है, सुनना है, समझना है। क्वेश्चन कब आ रहा है उसका अपन को ध्यान में देना है, किस समय पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो उसी समय के काल परिवेश में ही वो क्वेश्चन सार्थक होता है। ठीक है, ये तो ये हो गया प्रश्नकाल कब होता है, वो अपने टाइमिंग देख लिए लोकसभा राज्यसभा के, लोकसभा 11 से 1, राज्यसभा 12 से 1 प्रश्नकाल। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सर प्रश्न कितने तरह के होते हैं। तो मोटे तौर पे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 3 तरह के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और लघु। तारांकित, अतारांकित और सॉरी अल्प सूचना वाले, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित का मतलब स्टार्ट, अतारांकित का मतलब नॉन स्टार्ट, अनस्टार्ट या नॉन स्टार्ट, अनस्टार्ट, ठीक है ना। और अल्प सूचना वाले शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना, स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अल्प सूचना मतलब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन तारांकित प्रश्न। आ रहा है जूम पूरा आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका जवाब
मौखिक दिया जाता है, ठीक है ना, मौखिक दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर की बात है, उत्तर दिया जाता है मौखिक, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि मुख से पूछे जाते हैं, नहीं, मौखिक। जैसे मान लो मैंने सदन में मंत्री जी से पूछा कोई सवाल और मैंने बोला कि ये तारांकित सवाल है, इसका मतलब कि मंत्री जी से मैंने सवाल पूछा है तो मंत्री जी इसका मौखिक ही जवाब देंगे मेरे को, जस्ट मेरे सवाल के बाद, ठीक है ना। मेरे को लिखित में नहीं चाहिए कुछ भी। मंत्री जी से पूछा मैंने कि साहब बाड़मेर के अंदर ऐसे ऐसे ये दुर्घटना हुई तो आपने क्या किया साहब, बताओ मुझे, ठीक है। तो फिर मंत्री जी खड़े होंगे और जवाब देंगे, है ना। तो ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, ऐसे प्रश्नों को अपन क्या बोलते हैं, तारांकित प्रश्न, है ना। उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, ऐसे मत बोलते ना कि प्रश्न मौखिक पूछा जाता है, नहीं, उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, ठीक है। तो वो तारांकित हो गए। अतारांकित कौन से, बिल्कुल इसका अपोजिट, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। वापस आते हैं तारांकित पे। ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है, वो तारांकित है। अब सीधी सी बात है, देखो जैसे मैंने पूछा कि साहब बाड़मेर में वो दुर्घटना हुई तो आपने क्या किया, तो मंत्री जी ने बता दिया कि मैंने इतने इतने पैसे दिए। अब हो सकता है ना कि मैं एक बार में एक प्रश्न में एक ही चीज तो पूछूंगा, है कि नहीं है। तो मंत्री जी जवाब दिया, तो मंत्री जी ने बोला कि नहीं नहीं हमने बहुत कुछ कर दिया। तो मेरे दिमाग में मुझे कि मंत्री जी बहुत कुछ क्या कर दिया, क्लियर कर तो बताओ। कहने का मतलब मैंने पहले प्रश्न के जवाब में दूसरा प्रश्न और पूछा, तो दूसरा प्रश्न का मतलब पूरक प्रश्न। तो चूंकि मैं एक बार में एक ही प्रश्न पूछ सकता हूं, फिर मेरा अगला जो प्रश्न है वो उपजेगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो मंत्री जी जवाब क्या देते मेरे पहले प्रश्न का, ठीक है ना। तो मैं बताया साहब क्या किया आपने, तो उन्होंने बोला कि हमने वहां स्कूल बना दिया। तो अजी साहब कौन से कहां तक आपने स्कूल बनाया, फिर मैंने कितनी क्लास तक का स्कूल बनाया साहब, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी है या सीनियर सेकेंडरी, कौन सा बताओ तो सही मेरे को स्कूल। तो वो पूरक प्रश्न हो गए। तो कहने का मतलब तारांकित प्रश्नों के साथ या अपन उनके अनुपूरक प्रश्न भी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जबकि अतारांकित में तो क्या होता है, उत्तर लिखित में आता है। तो भैया जो भी तुमको पूछना हो ना एक बार में पूछ लो मंत्री से, फिर मंत्री सबका आपका एक साथ लिख के जवाब देगा आपने जो सवाल पूछे। तो अतारांकित में पूरक प्रश्न अलाउ नहीं होते, ठीक है ना। तो ये लॉजिक आप सोच समझो कि क्यों तारांकित में पूरक प्रश्न अलाउ किए गए हैं, क्योंकि व्यक्ति भैया एक साथ सारे प्रश्न नहीं पूछ सकता है, समझ रहे हो। और अतारांकित में अलाउ क्यों नहीं किए पूरक प्रश्न, क्योंकि अतारांकित का जवाब लिखित आएगा। तो भैया आप जब उनसे पूछ रहे हो कि मुझे, आपने बोल दिया मुझे लिखित में चाहिए जवाब, तो जितने भी आप चाहते हो वो सारे फैक्ट एक साथ ही बता दो, जैसे कि मंत्री एक साथ समय लेके और वो दे दे, ठीक है। तो ये अपने को समझना है ना। तो इसमें तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो होता क्या है, एक अनुपूरक प्रश्न, और एक संख्या में कितने पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे तारांकित प्रश्न जैसे जो होते हैं जिनका जवाब कैसा चाहिए, आपको मौखिक चाहिए, तो एक सदस्य, या लिखा हुआ देखो, एक सांसद एक दिन के अंदर अधिकतम एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। एक सांसद एक दिन में अधिकतम एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे सभी सांसद मिलाकर एक दिन के अंदर अधिकतम 20 प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। एक दिन के अंदर एक सांसद एक प्रश्न, एक दिन के अंदर सभी सांसद, है ना, सभी सांसद, बात तो देखो एक ही दिन की है, सभी सांसद एक ही दिन में मिलाकर अधिकतम 20 प्रश्न पूछ सकते हैं, और एक सांसद एक प्रश्न पूछ सकता है ना। देखो एक सांसद अगर एक से ज्यादा प्रश्न पूछने लगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना। उस प्रश्न से संबंधित कोई अनुपूरक प्रश्न है तो वो प्रश्न एक ही माना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग नहीं पूछ सकते। एक बार बाड़मेर का पूछ लिया आपने, फिर आप जालोर पर चले गए, नो, बाड़मेर में जो आपने क्वेश्चन पूछा ना उसका अनुपूरक प्रश्न वो एक ही प्रश्न गिने जाएंगे सारे, ठीक है, ऐसे। और जबकि अपन अतारांकित में देखें तो एक ही दिन के अंदर क्या है, देखो एक ही दिन में एक सांसद अधिकतम कितने पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है। क्यों, क्योंकि भाई संबंधित मंत्री को तो लिखित में देना है जवाब, होमवर्क करने के लिए बहुत टाइम है, ठीक है। और सभी सांसद मिलकर एक दिन के अंदर अधिकतम 230 पूछ सकते हैं। तो देखो 230 में 20 भी छुपा हुआ है ना, 2 और 0, 3 ही तो है यहाँ बीच में अलग, और यहाँ 3 नहीं बीच में अलग, ऐसे अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। क्या, तारांकित प्रश्न किस प्रकार का, जिसका उत्तर मौखिक आए। दूसरा बिंदु, उसके तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न अलाउ होते हैं। तीसरा बिंदु, तारांकित प्रश्न एक दिन के अंदर एक सांसद एक ही प्रश्न पूछ सकता है। अधिकतम सभी सांसद मिलकर एक दिन के अंदर 20 प्रश्न, 20 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। अतारांकित जिसका जवाब लिखित रूप के अंदर है, अनुपूरक उसके अंदर अलाउ नहीं होते हैं। एक सांसद अधिकतम 5 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है एक दिन के अंदर, और सभी सांसद मिलकर एक दिन के अंदर 230 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ संख्या देखो एक दिन की ज्यादा है, क्योंकि भाई सूचना आपको लिखित में देनी है तो टाइम है आपके पास, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने आपको बेस समझाया, एक बार बताया था। देखो तारांकित स्टार्ट क्वेश्चन, हाँ फिर ये भूल गया था कि ये जो जिस पेपर पे ये पूछा जाता है ना वो हरे रंग का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो लिखित में है सारे, जवाब डिपेंड करता है कि जवाब लिखित में है
या मौखिक है तो तारांकित, लिखित है तो अतारांकित। ठीक है ना, ये रंग है कि वो किस पन्ने पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो अपना तारांकित होता है वो हरे रंग का होता है, जो अतारांकित प्रश्न होता है वो सफेद होता है, शॉर्ट नोटिस गुलाबी होता है, और निजी अगर कोई सदस्य कोई प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, निजी सदस्य मतलब निजी सदस्य से कोई प्रश्न पूछा जाता है। भाई ज्यादातर प्रश्न जो है मंत्रियों से पूछे जाते हैं, लेकिन आपने किसी निजी सदस्य से प्रश्न पूछना है, निजी सदस्य मतलब जो कि सरकार में मंत्री नहीं है, उससे भी आप प्रश्न पूछ सकते हो कि वो कल एब्सेंट थे, तो उनसे पूछा जाए कि वो एब्सेंट थे तो वो कहाँ थे, जो मंत्री नहीं है ना। तो उसको निजी सदस्य से जो पूछा जाता प्रश्न, वो प्रश्न पीले रंग पे अंकित होता है, पीले रंग के पृष्ठ पर अंकित होता है। ठीक है, ऐसे अपन देख लेंगे अभी। तो तारांकित कौन से, तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है ना, उत्तर मौखिक दिया जाता है। इनसे संबंधित पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जाते हैं मैंने बताई, एक दिन के अंदर है ना, एक सांसद एक दिन में अधिकतम एक प्रश्न पूछ सकता है, सभी सांसद कुल मिलाकर अधिकतम 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। ये रूल नंबर 36 के तहत अपने पूछे जाते हैं। फिर अतारांकित प्रश्न सफेद पन्ने पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर जो कैसे लिखित में दिया जाता है। इनके बाद पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, इन्हें कम से कम 10 दिन की पूर्व सूचना देकर ही पूछा जा सकता है ना ये अतारांकित, क्योंकि जवाब तैयार करना पड़ता है संबंधित मंत्री को। फिर एक दिन के अंदर एक सांसद अधिकतम 5 पूछ सकता है, सभी सांसद मिलकर एक दिन के अंदर अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं, और रूल नंबर 39 के तहत ये पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अंतर है। फिर अपन लास्ट देखते हैं अपने अल्प सूचना वाले प्रश्न। ये गुलाबी रंग के पेज पे पूछे जाते हैं, और अल्प सूचना का मतलब शॉर्ट नोटिस के ऊपर मंत्री से अपन पूछ सकते हैं। तो शॉर्ट नोटिस में कम से कम कितने दिन की सूचना अपन को संबंधित मंत्री को देनी होती है कि साहब मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा। ठीक है ना, तो 10 दिन पहले बता दिया जाता है कि मैं फलाना दिन आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, जवाब तैयार रखना आप। तो 10 दिन पूर्व है ना, ये अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन पूर्व सूचना देकर ही पूछा जा सकता है। इनके उत्तर भी मौखिक दिए जाते हैं। ठीक है ना, ये तो मौखिक क्यों हो गया, क्योंकि भाई 10 दिन पहले मैंने बता दिया था कि साहब मैं 10 दिन बाद आपसे पूछूंगा बाड़मेर में आपने क्या राहत कार्य किया कोरोना के लिए, मौखिक हो गया। तो तारांकित का भी उत्तर मौखिक, और शॉर्ट नोटिस जो होते हैं अपने अल्प सूचना प्रश्न उनका भी उत्तर मौखिक। और अल्प सूचना से मतलब 10 दिन पहले आपने सूचना दी है कि मैं प्रश्न उस फलाना दिन आपसे प्रश्न पूछूंगा, ऐसे। ठीक है, ये रूल नंबर 54 के तहत पूछे जाते हैं। तो ये 3 तरह के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत पूछा जाता है। वो कैसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मौखिक दिया जाता है, तारांकित, लिखित, अतारांकित, पूर्व सूचना वाले कितने दिन पूर्व, 10 सूचना, वो उनका जवाब कैसे, मौखिक। बहुत पूछते हैं, सुमेलित में पूछ लेते हैं, सीधा पूछ लेते हैं तारांकित प्रश्न कौन सा होते हैं, ऐसे फिर नीचे लिखा था जिनका उत्तर मौखिक, जिनका उत्तर लिखित, या जो 10 दिन पूर्व की सूचना की पूछा जाए कौन से होते हैं तारांकित, जिनका उत्तर मौखिक आता है, याद रखो। फिर जो क्या, तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्नों की सूची क्रम से हरे, सफेद, गुलाबी तथा पीले रंग की होती है, ताकि वे एक दूसरे से अलग अलग दिखाई दें, है ना। प्राइवेट सदस्यों से मैंने बता ही दिया, जो मंत्री नहीं है वो प्राइवेट सदस्य होता है, उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर क्या है, मंत्रियों, है ना, ये मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, मंत्री सवाल नहीं करते, मंत्री तो सवाल का जवाब देता है। ठीक है, नहीं हो मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी उनके कार्यों संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखा, मंत्रियों से तो पूछते हैं, ये सारे प्रश्न 99% मंत्रियों से आते हैं। ठीक है ना, मतलब मंत्रियों से जवाब अपेक्षित होता है सदस्यों को, क्योंकि मैंने बताया था ये संसद में जो व्यवस्थापिका, या अपन जो बोलते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में जो एक चेक एंड बैलेंस है कि व्यवस्थापिका कैसे नियंत्रण रखेगी कार्यपालिका पे, उसका एक उदाहरण है अपने प्रश्न काल, मतलब प्रश्न टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो कार्यपालिका में तो मंत्री आते हैं और व्यवस्थापिका में अपने अन्य सदस्य आते हैं, ऐसे। ठीक है ना, मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्य भी उनके कार्य संबंधी पूछे जा सकते हैं। तो मंत्रियों को उत्तरदायित्व ठहराते हैं अपन संसद के प्रति, है कि नहीं। तो सभी मंत्री जैसे अपन देखते हैं इंडिविजुअल रूप से तो उत्तरदायित्व होते हैं लोकसभा के प्रति, और कलेक्टिवली वो उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, है ना। ऐसे इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के प्रति, कलेक्टिव होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति। प्रेसिडेंट वाले मैंने सब बताया था आपको, और राज्यसभा लोकसभा जब शुरू करी उसमें बताया था, देखो वीडियो में, है ना। प्राइवेट सदस्य भी उनके संबंधित प्रश्न किया जा सकता है। ऐसे प्रश्न संबंधित प्रक्रिया वैसी होती है जैसे कि वे किसी मंत्री से पूछे जाने के लिए होता है। ठीक है, फिर क्या है, देखो एक अब क्या हुआ था, जैसे कुछ दिन पहले क्या है, पिछले साल में कि गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया था कि प्रश्नकाल नहीं होगा, तो त्राही त्राही मच गई थी, प्रश्नकाल ही नहीं होगा तो इसका मतलब तुम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा ही न्यूज में था। द गवर्नमेंट डिसीजन टू सस्पेंड क्वेश्चन आवर इन द अपकमिंग मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट ट्रिगर्ड widespread outrage among opposition parties, which accused the government of using the pandemic as an excuse to do away with any form of accountability.
मतलब चूंकि कोविड था 21 के अंदर खास तौर पे, तो सरकार ने बोला कि नहीं क्वेश्चन आवर नहीं पूछेंगे। तो बोला क्वेश्चन आवर से क्या मतलब है, लोग तो बैठे हैं, तो लोग बैठे रहेंगे तो चाहे वो क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे उससे कोरोना करा देना। सदन में दूर दूर में बैठे हैं ना, तो चुप रहेंगे तो भी कोरोना फैलेगा, बोलेंगे तो भी फैलेगा, है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला ये सरकार प्रश्नकाल से बचना चाहती है, अपनी जवाबदेहिता से बचना चाहती है कार्यपालिका, इसलिए ये मिस कर रहे हैं क्वेश्चन आवर्स को ऐसे। तो पूरा न्यूज थी, ठीक है ना, ये था। तो इसलिए प्रश्नकाल बहुत जरूरी होता है एक कंट्रोल रखने के लिए कार्यपालिका पर, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन जीरो आवर। तो जीरो आवर अपन ने देख लिया, लोकसभा में जीरो आवर कब 12 से 1, राज्यसभा में कब 11 से 12 2014 से। सदन प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, अतः एक अनौपचारिक साधन है, ठीक है। जीरो आवर का उल्लेख किसी भी रूल्स में नहीं है, ये एक अपने जो डे टू डे बिजनेस चलता है उसकी इजाद की हुई एक चीज है। ये संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है। यह प्रक्रिया 1962 में शुरू हुई थी। 1962 भारत चीन युद्ध हुआ, तब इसे अपन देख सकते हैं कि शून्यकाल शुरू हुआ, ठीक है। किसी भी नियम में इसका उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किस नियम में उल्लेख है जीरो आवर का, किसी में नहीं है। इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकता है। तो ये समझ लो 62 में लड़ाई हुई, पहले बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, फिर 62 में लड़ाई के बाद हो गया हिंदी चीनी बाय बाय, है कि नहीं। तो शून्यकाल फिर हो गया कि ठीक है बिना सूचना के हम अब इसमें कुछ भी चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये 62 से शुरुआत हुई, भारत की देन, ठीक है ना। बिना पूर्व सूचना के शून्यकाल में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और फिर होता कब है, लोकसभा में 12 से 1, राज्यसभा में 11 से 12, ठीक है। ये हो गए। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कार्रवाई के साधन के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है मोशंस का, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रस्ताव, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मोशन, प्रस्ताव, ठीक है। प्रस्ताव क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। प्रस्ताव क्या होता है, जैसे प्रस्ताव जैसे समझ ही गए, प्रस्ताव क्या होता है, जैसे मान लो मैंने प्रस्ताव किया, अपन प्रस्ताव करते हैं कि नहीं करते हैं कि देख लो तुमको अच्छा लगे तो अपन कुछ बात आगे बढ़ाएं। प्रस्ताव है कि नहीं है, अजी देख लो साहब, आपको जचे तो देख लेना, भाई एक बार मिल लेते हैं, दिखा दो जी दोनों एक दूसरे को, है ना, फिर देख लेंगे जी साहब जो भी होगा। तो ये शुरू में प्रस्ताव था, है ना। तो प्रस्ताव को अपन बोलते हैं मोशन, ठीक है। मोशन, मोशन, प्रस्ताव, कि ठीक है एक प्रस्ताव रखा, देख लेते हैं, जैसे मेरा तो प्रस्ताव है जी साहब देख लो आपको सही लगे तो, क्या प्रस्ताव, मोशन हो गया, ठीक है। तो प्रस्ताव वास्तव में क्या होते हैं, जैसे अपन ने बोला कि कोई भी चीज बात बढ़ाने के लिए पहले किसी चीज को मोशन में तो लाओ ना। प्रस्ताव अपन ने रखा कि भाई वो प्रस्ताव क्या हुआ, उस प्रस्ताव, है ना, प्रस्ताव अपन ने रखा सामने पहले, ठीक है ना। तो कोई भी चीज शुरुआत हुई वो प्रस्ताव से शुरुआत हुई, चीजों को मोशन में लाए, गतिशीलता लाए, मोशन, प्रस्ताव। फिर जैसे ठीक है जी दिखा लेते हैं दोनों को प्रस्ताव हुआ, बात करते हैं आगे। फिर प्रस्ताव जब दोनों के ठीक है पसंद आ गया दोनों को, तो प्रस्ताव क्या होता है, संकल्प में बदल जाता है। ठीक है साहब पक्की, आ थारी हुई और ओ मारो हुई, बोलते हैं ना कि थारी छोरी मारी हुई, मारो छोरो थारो हुई। तो प्रस्ताव जो था वो किस में बदल गया, वो संकल्प में बदल गया, रिजोल्यूशन में बदल गया। जैसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारा न्यू ईयर का रिजोल्यूशन क्या है यार, कुछ हो जाए साला इस बार तो अपन को मैं एग्जाम क्रैक करूंगा, कुछ भी हो जाए साला हर हाल में मैं 5 बजे उठूंगा, रिजोल्यूशन है। संकल्प, संकल्प, संकल्प में विकल्प नहीं होता कोई भी, है ना। विकल्प तो प्रस्ताव में होता है, नारे नाना 50-50 है, मेरा कहना मानेगा तो मांगूंगी, तब तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, है ना। संकल्प जब हो गया तो संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, विकल्प तो प्रस्ताव में ही थे बस, समझ गए। ऐसे याद रखो, प्रस्ताव में चीज शुरुआत होती है इसलिए उसको मोशन बोलते हैं। प्रस्ताव जब दोनों को स्वीकार हो जाता है तो प्रस्ताव किस में बदल जाता है, वो संकल्प में बदल जाता है, ठीक है। तो संकल्प को अपन बोलेंगे क्या, रिजोल्यूशन, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो प्रस्ताव इज मोशन एंड संकल्प इज रिजोल्यूशन, है ना। तो इस तरह से ये जो प्रस्ताव आएंगे, संकल्प बनेंगे, बड़ी रोचक चीज बनेगी, लेकिन बनाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसका ऐसे इसमें अपने प्रश्न देखिए, इनको करो आराम से, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।